ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्योंकि तुम लोग का ऑनलाइन क्लास है और आज प्रैक्टिकल भी है, तो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा जो थ्योरी क्लास था उसमें भी तुम्हें आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में ही बताना था। लास्ट क्लास तुम्हारा है, सिलेबस ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया है और आज तुम लोगों को मिल्क टेस्टिंग के बारे में बताना था। तो मिल्क टेस्टिंग क्योंकि प्रैक्टिकल का भी थिंग है, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी इसमें होता रहा है, तो इसीलिए ये सही है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ तुम लोग का ये प्रैक्टिकल भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग काफी टेस्ट मिल्क का कर चुके हो और लैब में हमेशा तुम लोग आते भी रहे हो, तो उसको एक बार समराइज कर देना है कि हम किस तरह से मिल्क का टेस्टिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी का टेस्ट करेंगे कि हमारा मिल्क जो है वो गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है, क्या उसको रिजेक्शन करना है या वो एक्सेप्टेबल है ना। तो इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, मिल्क की जो क्वालिटी या मिल्क का जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम लोग दो तरह से टेस्ट करते हैं, एक डायरेक्ट टेस्ट करते हैं एंड दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं। यानी मिल्क की टेस्टिंग हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट टेस्ट एंड दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट मतलब हो गया कि उसको तुम लोग डायरेक्टली देख रहे हो कि मिल्क में कितना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो जब नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी, डायरेक्ट टेस्ट क्वांटिटी को हम लोग जान रहे हैं कि मिल्क में कितना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट टेस्ट हो गया। क्वांटिटी से हमने उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया कि मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर 5 लाख से कम है 5 लाख से ज्यादा है, उसको हम लोग अच्छी क्वालिटी में रखेंगे या बैड क्वालिटी में रखें। तो जब क्वांटिटी की बात करते हैं, जब क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टेस्ट, है ना। क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों ने क्वांटिटी उसका मेजर कर लिया और बता दिया कि भाई क्योंकि मिल्क में बहुत ज्यादा माइक्रोबियल लोड है तो इस मिल्क को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बात क्लियर हो गई कि जो डायरेक्ट टेस्ट होगा उसको हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को मिल्क में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चलता है। दूसरा जो टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट टेस्ट मीन्स हम लोग किसी चीज से उसको कोरिलेट करेंगे कि वो हमारा बैड क्वालिटी का है कि गुड क्वालिटी का है। तो वैसे टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टेस्ट। अब इसको हम लोग कई मेथड से कर सकते हैं, जैसे अब हमारी ही बात कर लो, अगर हम लोग है ना एक ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लो, तो डायरेक्ट टेस्ट क्या होगा, अगर वो आदमी चलता फिरता दौड़ता कूदता नजर आ रहा है तो तुम बोलोगे कि वो हेल्दी मैन है, ठीक है, ये डायरेक्ट टेस्ट हो गया। उसका हम लोगों ने विजुअल देख लिया कि वो अच्छे से चल रहा है, अच्छे से खा रहा है, उसका सारा जो है वो एक्टिविटी जो है वो सही है। लेकिन इनडायरेक्ट टेस्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट टेस्ट होगा कि उसकी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसका किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जो तुम्हें विजिबली नजर नहीं आ रहा है, उसका बीपी बढ़ाओ, उसका शुगर बढ़ाओ, है ना। तो वैसे पर्सन को तुम क्या बोलोगे कि बेचारा वो बीमार है ना। तो हमने इनडायरेक्टली कोरिलेट किया, विजिबली हमें नहीं पता चला, हमने इनडायरेक्टली उसको कोरिलेट किया कि इसका ये ऑर्गन खराब है, इसका ये ऑर्गन जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट कह रहे हैं, करेक्ट टेस्ट बोलेंगे। लाइकवाइज मिल्क में जब हम इनडायरेक्टली किसी चीज को कोरिलेट करते हैं, जैसे अब उसको किसी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देख लें, अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, भाई वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड अगर ज्यादा होगा तो जो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होगा, अगर तुम उसको किसी चीज में डालोगे है ना तो वो चीज जल्दी स्पॉइल करेगा, है ना। इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो तुम्हारी चीजों को खराब कर रहा है। तो दैट मीन्स की हो गया कि ये मिल्क जो है या ये प्रोडक्ट है जो है घर में नॉर्मल जो हम लोग चावल दाल ही खाते हैं, है ना, उसमें क्या होता है ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लोड बढ़ जाएगा तो जल्दी तुम्हारा चावल दाल खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है ना, यानी जो टाइम हमारा जो स्पॉइलेज का है वो हमारा कम लगा, इसका मतलब कि ये जो है इसको हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें इतना लोड है, चावल दाल में इतना ज्यादा लोड है कि इसको तुम खाओगे तो क्विक बीमार पड़ जाओगे। अब अगर मान लीजिए कि उसमें थोड़ा बहुत कम है, चलो एक्सेप्टेबल है ना, उसको खाने से हम क्विक बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही चीज तुम्हारे मिल्क में हम अप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट टेस्ट में, कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वेदर वो कितना एक्टिव है। और उसमें ऑब्वियसली जब हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए उसमें कुछ इंडिकेटर डाई डालेंगे, कैसे पता चलेगा कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है या ज्यादा है, तो इसके लिए तुम कुछ डालोगे उसमें, कलर चेंज हो, मिल्क का कलर चेंज हो, है ना, तो कुछ डाई डालोगे, है ना। तो वो जो डाई टेस्ट होगा ना दैट विल बी इनडायरेक्ट टेस्ट, है ना, जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मिल्क की क्वालिटी को कोरिलेट करेंगे।
ठीक है। तो अब देखो, तुम लोगों ने बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेस्ट किए होंगे मिल्क का, लैब में आते रहे हो, और तुमने एसपीसी किया होगा, है ना, तुमने माइक्रोस्कोपिक काउंट किया होगा, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुमने स्लाइड बनाई होगी, स्लाइड बना के तुमने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे सारे डायरेक्ट काउंट है, क्योंकि तुमने जब एसपीसी किया या पोर प्लेटिंग तुमने किया, है ना, या ई कुलाई का तुमने एनुमरेशन किया, ये सारे तुमने प्रैक्टिकल किए हुए। तो इस टेस्ट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टेस्ट। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एसपीसी की ही बात करो, तो एसपीसी में तुमने क्या किया होगा, एसपीसी में तुमने अगार का सोल्यूशन बनाया होगा, है ना, अगार डाला होगा, न्यूट्रेंट अगार लिया होगा, उस न्यूट्रेंट अगार को तुमने पोरिंग किया होगा प्लेट में, पोरिंग करने के बाद मिल्क का सैंपल लेके आए होंगे, मिल्क सैंपल को तुमने डाइल्यूट किया होगा, डाइल्यूट करने के बाद तुमने कई मेथड, उसमें तुम पोर प्लेट भी कर सकते हो, तुम उसमें स्प्रेड प्लेट भी कर सकते हो। पोर प्लेटिंग में क्या करोगे कि तुम क्या करोगे कि आगार के साथ ही उसको मिक्स करके एक लेयर जो है वो उसमें चढ़ा दोगे, और नेक्स्ट 24 to 48 आवर में तुम उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो उसको काउंट करोगे, काउंट करने के बाद जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है पर एमएल, उससे तुम उसको निकालोगे, भाई इतना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सारी बातें इतने डिटेल में तुम्हें बताने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसपीसी तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया हुआ है, और तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए कि हम कैसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय जो तुमने डाइल्यूशन यूज किया एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल ऑफ योर सैंपल, है ना। इसी मेथड से तुम निकालते रहे हो। अब दूसरा, अगर स्प्रेड प्लेट की बात करो तो तुमने सेम किया होगा, मतलब जो आगार सोल्यूशन न्यूट्रेंट आगार है उसको तुमने पोर प्लेटिंग किया होगा, पोरिंग किया होगा तुमने प्लेट पे, जब वो सॉलिडिफाई हो गया होगा तब तुमने 1 ml जो है वो सैंपल, जो तुम्हारा डाइल्यूटेड सैंपल है वो तुमने डाला होगा, एंड फिर तुमने इंक्यूबेटर में रखा होगा, इंक्यूबेटर में जो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो मेंटेन होता है, तुमने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मेंटेन करके नेक्स्ट 24 to 48 आवर में आके तुमने काउंट किया होगा। सो दिस इज क्वांटिटेटिव टेस्ट, राइट। क्वांटिटेटिव टेस्ट में तुमने अब जब तुम आए होगे नेक्स्ट बार, तो तुम्हें पंकज जी ने दिखाया होगा कि इसमें कैसे तुम कॉलोनी काउंट करोगे, है ना। तुमने एक एक कॉलोनी को काउंट किया होगा, फिर उस कॉलोनी में तुमने सिलेक्ट किया होगा कि भाई अगर 30 से 300 के बीच में अगर तुम्हारा काउंट है तो तुम उस प्लेट को लोगे, और नहीं तो तुम डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि 30 से कम भी वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, एंड 300 से ज्यादा भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो एक करेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करने का जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे प्लेट पे आना चाहिए, दैट विल बी 30 to 300, है ना। ये सारे मेथड तुमने किए होंगे। इसी तरह जब तुमने माइक्रोस्कोपिक काउंट किया होगा तो तुमने स्लाइड बनाया होगा, सैंपल लेके आए होंगे, स्लाइड बनाया होगा, उसमें तुमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, है ना। स्टेनिंग तो तुमने किया है, सिंपल स्टेनिंग किया है, ग्राम स्टेनिंग किया है, एंड सबका प्रिंसिपल तुम लोगों को इस स्टेज तक बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि तुमने कई बार किया कि क्या मेथड है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, जो पर्पल वाला होगा वो ग्राम पॉजिटिव, रेड वाला होगा वो ग्राम नेगेटिव होगा, ये सारे मेथड्स तुम लोग कर लिए होंगे। एंड अल्टीमेटली क्योंकि तुम इसमें डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, तो ये हुआ तुम्हारा डायरेक्ट टेस्ट, एंड इसमें तुम्हारा ये जो टेस्ट होगा इसको हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अभी तक तुमने क्या किया, डायरेक्ट टेस्ट में तुमने एसपीसी किया, है ना, माइक्रोस्कोपिक काउंट किया। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट भी होता है जिसमें तुम्हें एक स्पेसिफिक चेंबर, एक स्पेसिफिक स्लाइड दिया रहता है, उस स्लाइड पे ना उस पे स्क्वायर बने रहते हैं, मतलब उस स्लाइड को स्क्वायर में बांटा हुआ रहता है, उसमें डिवीजन होता है, और उस स्लाइड पे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शायद है हमारे पास, हम दिखाते हैं। देखो ये तुम्हें, ये जो है ना डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट का ये स्लाइड, ठीक है, तुमने लैब में देखा भी होगा, और ये क्वांटिटेटिव टेस्ट का ही हम नेक्स्ट बता रहे। पहला जो क्वांटिटेटिव टेस्ट तुमने किया वो तुम्हारा एसपीसी मेथड से किया, दूसरा जो तुम टेस्ट करते हो ये तुम्हारा डायरेक्ट काउंट है ना। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूबर काउंटर चैम्बर, है ना, इसको हम लोग न्यूबर काउंटर चैम्बर बोलते हैं। देखो ये ना तुम्हें बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लेन सा दिख रहा है, बट एक्चुअली ये प्लेन नहीं होता है। ये जो तुम्हारा काउंटर है ना, ये जो तुम बीच में देख रहे हो ना, इसमें कई स्क्वायर बने हुए होते हैं, है ना,
ये कई स्क्वायर, इसमें लगभग 36 स्क्वायर बने हुए रहते हैं, एंड उस स्क्वायर में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हैं। और क्योंकि जब ये तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, जब तुम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब लगा के देखोगे तो ये तुम्हें स्क्वायर दिखेंगे, और हर स्क्वायर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करके एंड टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बताया जाता है। जब तुम लैब में आओगे तो ये मेथड, क्योंकि तुम्हें नहीं कराया गया तो ये मेथड तुम्हें अब करा दिया जाएगा, और ये तुम खुद करोगे, इसमें कुछ भी नहीं, तुमने नॉर्मल स्लाइड बनाया होगा। लाइकवाइज इसमें भी नॉर्मल स्लाइड की तरह नॉर्मल हम लोग जो इनको जो तुम्हारा इनोकुलेटिंग नीडल होता है, उस इनोकुलेटिंग नीडल से हम इसमें स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद इसको हम एकदम इसकी एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने के बाद हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो डाई के साथ मिक्स करके, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियरली वो दिखे। और ये जैसे मतलब सिंपल जैसे तुमने नॉर्मल स्लाइड में देखा होगा ना, जस्ट लाइक वैसे ही तुम्हें दिखेगा। बस ये है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें स्क्वायर में वो मिले हुए हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो स्क्वायर के बिल्कुल कॉर्नर पे हो या बीच में हो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुम उसको काउंट करके एंड फिर उसको तुम करते हो। भाई हमारा जो है वो एक स्क्वायर में, इसमें जब देखो ज्यादा झंझट नहीं है, हम लोग एक स्क्वायर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काउंट करते हैं। एक स्क्वायर का अगर तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट कर लेते हो तो उसको तुम मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर से। इसमें ज्यादा नहीं, बस एक स्क्वायर का तुम अच्छे से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब काउंट कर लोगे तो इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो जो स्क्वायर है उससे तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें निकल जाता है। सो दिस इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। तो ठीक है, तुम्हें क्वांटिटेटिव टेस्ट में मैंने तुम्हें 2 टेस्ट बताया जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। मैं तुम्हें सारा रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा जो क्लास है वो अब एंड पे है, तुम्हें बहुत सारे कर लिए हुए हैं, फिर भी मैं तुम्हें रिवाइज कराने के लिए सारे मेथड्स को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसपीसी मेथड तुमने किया है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट भी किया। अब जो तुम्हारा जो थर्ड जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है, तुमने ई कोलाई का इनुमरेशन किया होगा, है ना। ई कोलाई नंबर ऑफ जो तो मैंने तुम्हें क्लास में बताया कि ई कोलाई जो होता है वो मतलब कि इंडिकेटर होता है फॉर द फीकल कॉन्टामिनेंट्स के लिए, है ना। फीकल कॉन्टामिनेंट जो मतलब जो एक्सक्रीटा वगैरह से जो पॉन्ड में चले जाते हैं, और उस वो पॉन्ड का वाटर जब तुम्हारे नॉर्मल सप्लाई वाटर से मिक्स हो जाता है, एंड उस सप्लाई वाटर को जब तुम कहीं यूज करते हो तो उसमें हम लोग कॉलीफॉर्म का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये कॉलीफॉर्म क्या होता है, कॉलीफॉर्म तुम्हें कई बार बता चुके हैं कि देयर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नोन एज द कॉलीफॉर्म, है ना। जो हमारे कोलोन में पाए जाते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉलीफॉर्म कहते हैं, है ना। उसमें कई तरह के, उसमें ई कोलाई भी होता है, साल्मोनेला भी होता है, क्लेब्सियला भी होता है, इंटेरोबैक्टर होता है, ठीक है। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नोन एज अ कॉलीफॉर्म। बट तुम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम अगर एनुमरेट करने लगोगे तो दैट विल बी अ टीडियस जॉब, है ना। तो तुम क्या करोगे, एक इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि मैंने बार बार बता चुकी हूँ कि व्हाट इज दैट इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ई कोलाई। तो तुम ई कोलाई का इनुमरेशन करते हो, और जब ई कोलाई का इनुमरेशन करके तुम कंफर्म हो जाते हो कि इस मिल्क के सैंपल में ई कोलाई है, तो इसका मतलब है कि इस मिल्क में जो ई कोलाई आया है वो कहाँ से आया है, तुम्हारा फीकल कॉन्टामिनेंट से आया है। एंड यू हैव टू केयरफुल अबाउट द वाटर सप्लाई, है ना। तुम्हें अब वाटर सप्लाई को देखना होगा कि उस वाटर सप्लाई में तो कहीं कुछ ऐसा कुछ छेद वेद नहीं रह गया, या कहीं वो टूट तो नहीं गया जिससे कि तुम्हारा पॉन्ड वाटर या अगल बगल का जो कंटामिनेटेड वाटर है वो मिक्स होके और तुम्हारे मिल्क में वो आ रहा है ना। तो ये क्वालिफॉर्म टेस्ट भी तुमने किया होगा, और उसका जो मीडिया तुमने यूज किया होगा, दैट मीडिया इज नोन एज द मैक्रो के अगार। ये सिंपल मीडिया है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। बट अगर ई कोलाई का स्पेसिफिक मीडिया को हो, तो मैंने तुम्हें क्लास में ही बताया है, दैट स्पेसिफिक मीडिया इज ईएमबी अगार, है ना। अगर तुम और उसको कंफर्म, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो तुम्हारा जो आएगा जिसमें कि क्वालिटी टेस्ट ऑफ करना रहता है, क्वालिटी टेस्ट और उसमें क्वांटिटेटिव इन्यूमरेशन एंड क्वालिटेटिव इन्यूमरेशन करना होता है, तो उसमें तुम्हें एमपीएन एंड इन्यूमरेशन ऑफ ई कोलाई का पूरा मेथड तुम्हें बताया जाएगा। उसमें प्रिजम्पटिव, कंफर्म एंड कंप्लीट टेस्ट, ये 3 तुम्हारा स्टेप में चलेगा, जिसमें तुम मैक्रोन के आकार भी यूज करोगे, तुम उसमें ईएमबी आकार भी यूज करोगे। सो ई कोलाई के लिए जो स्पेसिफिक मीडिया है, जिसमें कि ई कोलाई जो है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है एक स्पेशल कलर से, जिसको कि हम लोग मतलब अगर वो मेटालिक ग्रीन कलर लिए हुए रहेगा तो तुम कंफर्म कर लोगे कि दैट इज द ई कोलाई माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज द ई कोलाई एंड दैट इज द फीकल कंटामिनेंट्स ऑफ मिल्क, है ना। क्वांटिटेटिव टेस्ट में तुमने एसपीसी किया, तुमने कोलिफॉर्म टेस्ट भी किया, तुमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट भी किया, तुमने ईस्ट एंड मोल्ड भी किया होगा, है ना। ऐसे तो देखो मिल्क में ईस्ट एंड मोल्ड मतलब बहुत पाया नहीं जाता,
नॉर्मली बैक्टीरियल का ही रहता है, ईस्ट एंड मोल्ड बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं, खासकर वो प्रोडक्ट में पाए जाते हैं जिसमें कि थिकनेस ज्यादा हो, शुगर वगैरह मिला हो, उसमें तुम्हारा ईस्ट एंड मोल्ड जो है वो डेवलप करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है कि जो ईस्ट एंड मोल्ड है ना, वो जहां भी शुगर कंटेंट तुम्हारा रहेगा वहां पे वो जाएंगे, जहां भी एसिडिटी मिल्क का ज्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया का जो एसिडिटी लेवल है वो फंजाई एंड ईस्ट से कम है। तो बैक्टीरिया जो है मतलब जहां ज्यादा पुअर कंडीशन हो जाएगा मिल्क का, वहीं पे तुम्हारा ईस्ट एंड मोल्ड डेवलप करेगा, अदरवाइज वहां बैक्टीरिया डेवलप करता है। तो ये जो ईस्ट एंड मोल्ड है ना, ये जनरली प्रोडक्ट में पाए जाएंगे, तुम्हारे क्रीम में पाए जाएंगे, तुम्हारा कोई जो कंडेंस मिल्क है, इन सब में तुम्हारा जो है वो ईस्ट एंड मोल्ड जो है वो ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वहां शुगर वगैरह है, वहां शुगर का कंडीशन जो है वो ज्यादा है। तो उस कंडीशन में तुमने यूज किया होगा पीडीए अगार, क्योंकि नॉर्मल स्पेसिफिक भी होता है, बट तुमने यहाँ पे पीडीए अगार यूज किया होगा, और उस पीडीए अगार पे तुमने जो सैंपल आया होगा तुम्हारे पास, उस सैंपल को तुमने अगेन उसकी डाइल्यूशन करके तुमने उसकी काउंटिंग की होगी, है ना। और क्या ध्यान रखा होगा, जैसे नॉर्मली जो हम लोग बैक्टीरिया का काउंट करते हैं वो 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेते हैं, बट पीडीए के लिए तुम्हें 2 से 4 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पीडीए अगार है, इसमें जो 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 फंजाई एंड जो ये ना, इनकी ग्रोथ में टाइम लगता है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है, कि इंक्यूबेशन टाइम होता है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। इंक्यूबेशन मतलब क्या, उसके कंप्लीट डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन स्टेज एंड इंक्यूबेशन पीरियड। तो बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर, जितने भी मैक्सिमम बैक्टीरिया है, हाँ वो आ जाते हैं। बट फॉर द फंजाई के लिए तुम्हें कम से कम 4 से 5 दिन तुम्हें वेट करना पड़ता है, और उसी में उसका कंप्लीट तुम्हारा ग्रोथ आएगा। इससे भी तुमने देखा होगा। तो ये सारी बातें होगी तुम्हारी क्वांटिटेटिव टेस्ट की, दैट यू ऑल हैव डन। अगर तुम रेगुलर रहे होगे लैब में, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये सारी बातें तुम्हें अब बिल्कुल दिमाग में घुस जानी चाहिए, और तुम्हें अच्छी तरह से याद होगी कि हम ईस्ट एंड मोल्ड के लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं, हमने बैक्टीरिया के लिए कौन सा मीडिया यूज किया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है ना। और माइक्रोस्कोपिक काउंट में तुमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन सा डाई यूज किया है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, ये सब अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैडम पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ये सारी जो सीरीज है ना तुम्हारे, जो 4 तुम साल तक जो पढ़ोगे ना, ये हर प्रोसेस जो है वो रिपीट करेगा, है ना। तो ये सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। अब जो दूसरा हम लोग टेस्ट करेंगे, जो कि तुम्हें पंकज जी MBRT टेस्ट है ना, जो कि क्विक। अब ये सब देखो, ये सब ना टाइम लेता है। जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना, ये तुम्हारा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और स्किल हैंड की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर तुम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अलावा कहोगे ना कि भाई डेयरी केमिस्ट्री कोई आदमी कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका एक स्किल होता है, माइक्रोबायोलॉजी का एक अपना एक मेथड होता है, अपना उसके सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। एक लेमैन नहीं कर सकता, एक फार्मर नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें स्किल की जरूरत पड़ती है, उसमें तुम्हें टाइम भी चाहिए होता है ना। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट नीड टाइम, और इसमें कुछ और भी इसकी खामियां है ना, जो कि तुम्हारा रिलायबल टेस्ट नहीं देता है। अब से फॉर एग्जांपल, अब तुम अगर बात करो, तुम नॉर्मल टेस्टिंग की ही बात करो, नॉर्मल जो तुम माइक्रोस्कोपिक काउंट करते हो, बैक्टीरिया का जो तुम स्लाइड बनाते हो, जो सैंपल का जो तुम स्लाइड बनाते हो, उस टेस्ट में तुम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया हुआ, उसमें तुमने सीरीज ऑफ स्टेप्स लगाए हुए हैं। तुमने बैक्टीरिया को फिक्स किया होगा, एक पतला फिल्म लिया होगा, उसके बाद तुमने उसकी फिक्सिंग की होगी। समटाइम यू नीड टू हीट फिक्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तुम्हें उसमें डाई डालना होता है, उसमें तुम्हें वाटर से भी ट्रीट करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस तुम्हारे जो स्टेनिंग के स्टेप्स हैं, ये करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो तुमने सैंपल लिया, एक्चुअल तुमने जो भी इंक्यूबेशन इनोकुलेटिंग नीडल से जो तुमने सैंपल लिया, उसमें तो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉश आउट हो जाते हैं, है ना। फिर तुम उसकी ना टैपिंग भी करते हो, ताकि पतला से पतला तुम्हारा लेयर बने और माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से दिखे, है ना। तो उस टैपिंग में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं, है ना। और जब किल हो जाएंगे तो तुम्हारा कलर रिएक्शन कैसे दिखाएंगे। तो जो तुम ओवरऑल जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो तुम देखते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ लिविंग सेल एंड द डाई सेल, दैट्स इट, है ना। तो ये एक्चुअल तुम्हारा किसी कंडीशन को नहीं डिपिक्ट कर सकता है। कुछ सेल जो होते हैं क्योंकि डाई हो जाते हैं, तो कलर भी नहीं लेता है। तो जो तुम काउंट करोगे, जो तुम पर्पल कलर काउंट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा सारा सेल ने अपना कलर जो है वो वहां पे दिया हुआ है ना। और टाइम भी तुम्हें लग रहा है, अच्छा खासा तुम्हें टाइम यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ रहा है ना। एक दिन पहले से
दिया का प्रिपरेशन करते हो, फिर सारा अरेंज करते हो, इंस्ट्रूमेंट अरेंज करते हो, सामान अरेंज करते हो, इधर तुम बीओडी इनक्यूबेटर को चलाते हो, फिर तुम जो तुम्हारा ऑटोक्लेव है उसका उसका भी सारा कुछ तुम मेथड जो है वो सारा कुछ अरेंज करते हो, तो दैट नीड टाइम एंड द स्किल पर्सन, है ना। तो इसमें हम लोग ज्यादा रियलाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास आया भाई क्वालिटेटिव टेस्ट, है ना, जो कि तुम्हारा एक एक ट्रू डिपिक्शन देगा, एक ट्रू उसकी रिलायबिलिटी देगा, है ना। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में जो तुमने किया है लैब में, हालांकि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं, बट जो थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा उसमें पैसे कॉस्ट कम इन्वॉल्व हो, हम उसको प्रेफर करते हैं। सो एमबीआरटी टेस्ट जो है ना, ये तुमने किया है, एमबीआरटी का हमारे पास सोल्यूशन भी है जो कि लास्ट क्लास में किया होगा। इसके अलावा रेसाजुरिन टेस्ट भी होता है ना। तो अब आते हैं सबसे पहले जो क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों कर रहे हैं क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें तुम देखोगे कि मिल्क की क्या क्वालिटी होती है, उसको वेदर हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है ना कि किसी भी चीज से तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, और मिल्क में भी सम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम टॉलरेट तुम्हें करना होता है, एंड दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, है ना। मिल्क का जो तुमने डेफिनेशन पढ़ा होगा हाइजीनिक मिल्क का, उसमें क्या पढ़ा, इसमें यही पढ़ा होगा ना, दैट इज फ्री फ्रॉम डस्ट, है ना, फ्री फ्रॉम एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिसिटी नहीं होना चाहिए। पैथोजेनिसिटी कब होगी, जब उसमें माइक्रोबियल लोड बढ़ेगा, है ना। सो मिल्क को कंप्लीटली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं कर सकते, उसमें कुछ नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं उसमें, है ना, उसमें अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। सो अगर एक नॉर्मल मिल्क की बात करें तो नॉर्मल मिल्क में 5 लाख तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो दैट इज अंडर कंसिडरेशन, राइट। तो अब हम उसको कैसे करेंगे, ये जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हर लैब में यूज होता होगा, तुम्हारे जो इंडस्ट्रीज है उसमें, वो है हमारा एमबीआरटी टेस्ट, है ना, मिथिलीन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। और इस टेस्ट का क्या प्रिंसिपल है, कुछ भी नहीं, देखो यहाँ रिडक्शन है ना, यानी कि ये डाई जो होगा ना कुछ रिड्यूस होगा, मिथिलीन ब्लू तुम्हारा डाई है ना, और ये डाई जो है वो रिडक्टेज टेस्ट, यानी कि रिड्यूस होके कुछ कंपाउंड बनाएगा, जिसके कारण कि वो कुछ कलर अपीयरेंस, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हमारा मिल्क जो है वो वेदर हेविली लोडेड है और या लेस है ना। सो एनबीआरटी में कुछ भी नहीं होता है, इसका देखो प्रिंसिपल क्या है, कि जो तुम्हारा नॉर्मल मिल्क होता है ना, जो अडर में मिल्क होता है वहां भी रिड्यूसिंग कंडीशन होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मिल्क बाहर आता है उसमें क्या होता है, बाहर से जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है वो मिल जाता है। तो नॉर्मल जो मिल्क होता है उसमें मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। अब उस मिल्क में बैक्टीरिया का लोड बढ़ने लगा, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, तो क्या करेगा बैक्टीरिया, अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो वो रिड्यूसिंग स्टेज में हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क का कंडीशन जो है वो रिड्यूसिंग स्टेज में हो गया। अब तुमने क्या किया, उसमें मिथाइल ब्लू डाला। ये मिथाइल ब्लू नॉर्मली जब ऑक्सीडाइज स्टेज में रहता है तो ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, बट जब ये रिड्यूस कंडीशन में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। तो जैसे ही मिल्क में रिड्यूसिंग कंडीशन यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड बढ़ा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा, है ना, तो ये जो मिथाइल ब्लू है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है, एंड इसका कलर जो है वो ब्लू से व्हाइट की ओर आ जाता है। अब क्या प्रिंसिपल हुआ, मिथाइल ब्लू जो है वो एक ल्यूको कंपाउंड बनाता है जो कि कलरलेस होता है ना, और वो ल्यूको कंपाउंड कितना क्विक बनता है, यही तुम्हारा मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाएगा। जितना क्विक बढ़ेगा यानी कि उतना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ा, और जितना लेस हुआ इसका मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कम है ना। तो इसको हम लोग कोरिलेट करके मिल्क को वेदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में, है ना। तुमने सैंपल लिया होगा, टेस्ट लिया होगा, उसमें कुछ ड्रॉप डाला होगा और तुमने उसको छोड़ दिया होगा कुछ टाइम, है ना। अब तुम्हें पंकज जी ने ग्रेडिंग में बताया होगा कि अगर मान लिया जाए कि 5 घंटा से ज्यादा टाइम लग रहा है, देख लो कितना कम टाइम लग रहा है, जो तुम्हारा 24 से 48 घंटा लगता था नॉर्मली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करने में, यहाँ तुम्हें रिजल्ट जो है वो ओनली 5 घंटे में आ जा रहा है। तो अगर किसी सैंपल का जो कलरलेस सिचुएशन है, जो कलर से कलरलेस सिचुएशन जो आ रहा है वो 5 घंटे या उससे ज्यादा आ रहा है, दैट इज मिल्क का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। अगर उसका 3 से 4 घंटे के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि मिल्क इज गुड, है ना,
उसको हम पी सकते हैं। अगर वो 1 से 2 घंटे में ही अपना कलर चेंज कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो फेयर कंडीशन में है, मतलब कि जबरदस्ती तुम पी सकते हो उसको, है ना। अगर चाहो तो हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लोड जो है वो बढ़ रहा है। एंड अगर वो आधे घंटे में ही तुम्हारा एकदम कलरलेस हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हें उस मिल्क को नहीं पीना है। दैट मिल्क इज वेरी पुअर क्वालिटी, उसको तुम्हें स्टार्ट करना है। अब देखो, ये जो तुम्हारा इस जो मिल्क का जो ग्रेडिंग है, ये हम मिल्क की क्वालिटी को हम ग्रेड कर सकते हैं, और उसमें हम लोग बैक्टीरियल काउंट भी उसका एक रफ एस्टिमेट हम लोग दे सकते हैं। अगर मिल्क का क्वालिटी 5 घंटे से ऊपर आ रहा है, तो वो जो मिल्क जो है वो गुड क्वालिटी है ना, वेरी गुड क्वालिटी है वो। और वेरी गुड क्वालिटी है, इसका मतलब है कि उसमें जो माइक्रोबियल लोड है वो बिलो 5 लाख है। देख रहे हो ना, अगर 5 लाख से कम है, इसका मतलब कि उस मिल्क का जो क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड, एंड उस मिल्क को हम लोग 40 घंटे तक रख सकते हैं, उसका कीपिंग क्वालिटी। ऑब्वियसली मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, उसका कीपिंग क्वालिटी ज्यादा, उसको तुम ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हो, है ना। दूसरा है, अगर तुम्हें मतलब 2 से 5.5 घंटा के बीच में अगर कुछ टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि वो फेयर है ना। और इसकी उसकी कीपिंग क्वालिटी तुम उसको 30 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, एंड उसमें जो माइक्रोबियल काउंट है वो 5 लाख से 4 लाख के बीच में है। 40 लाख 40 लाख। अगर मिल्क जो है वो तुम्हारा 20 मिनट से 2 घंटे, यानी दो मतलब 2 घंटे से 20 मिनट तो बहुत ही क्विक हुआ, लेकिन अगर वो 2 घंटा ले रहा है, इसका मतलब कि मिल्क जो है वो बैड कंडीशन में है, एंड इसका काउंट जो है वो तुम्हारा 40 लाख से 2 करोड़ तक उसका तुम्हारा माइक्रोबियल काउंट है। एंड अगर उसका जो 20 मिनट से भी कम हुआ, इसका मतलब उसमें माइक्रोबियल लोड जो है वो 2 करोड़ से एबव है, एंड उसकी क्वालिटी जो कीपिंग क्वालिटी है उसको तुम 10 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रख सकते हो, राइट। तो ये है तुम्हारा ग्रेडिंग ऑफ मिल्क इन एमबीआरटी टेस्ट। ये तुम्हारा इसका है कि तुम किस कैसे तुम क्वालिटी उसका कोरिलेट कर सकते हो विद एमबीआरटी टेस्ट। और ये एमबीआरटी टेस्ट हो सकता है तुम्हारे थ्योरी में भी पूछे कि हाउ वुड यू कोरिलेट दिस एमबीआर टेस्ट विद द क्वालिटी ऑफ मिल्क, है ना। तो ये तुम आराम से ये जो एक ग्रेड बना के एक चार्ट बना के, अगर नंबर ऑफ माइक्रोबियल काउंट को भी तुम्हें कोरिलेट करेगा, तो एक रफ एस्टिमेट तुम दे सकते हो, है ना। तो दिस इज द एमबीआरटी टेस्ट जो कि तुमने किया हुआ, उसका प्रिंसिपल तुमने लिखा होगा अपने जो तुम्हारा प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें तुमने लिखा होगा, है ना। द सेकंड टेस्ट इज रेसाजुरिन टेस्ट, जो कि तुमने नहीं किया होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर फॉर आवर्स कंडीशन, है ना। हमने रेसाजुरिन टेस्ट हमारे पास केमिकल नहीं था, इसलिए मैंने करवाया नहीं, लेकिन एमबीआरटी टेस्ट का केमिकल हमारे पास अवेलेबल है, और वो हमने तुम्हें कराया हुआ है। तो रेसाजुरिन टेस्ट और एमबीआरटी ये मोर और लेस इक्वल ही है ना, दोनों डाई ही है, और दोनों डाई के रिडक्शन पे ही काम करते हैं, दोनों में कलर चेंज ही होता है, दोनों का प्रिंसिपल ही सेम है ना। रेसाजुरिन में बस क्या है, एक ही डिफरेंस है, इसमें तुम्हें ग्रेडेशन ऑफ कलर आएगा, इसमें क्या है डायरेक्ट ब्लू से तुम्हारा कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा रेसाजुरिन है, ये इसमें तुम्हारा, क्योंकि इसका जो कलर है, इस डाई का कलर जो होता है वो नॉर्मली ब्लू होता है। तो तुम्हारे जैसे जैसे क्वालिटी, मतलब ये थोड़ा सा और तुम्हारा फाइन एक इंडिकेशन दे देगा कि मिल्क हमारा वेरी गुड है कि गुड है कि फेयर है कि पुअर है, ये तुम्हारा एक तरह से ग्रेडिंग दे देगा, है ना। और इसके लिए हम एक डिस्क यूज करते हैं। देखो ये है तुम्हारा लेवी बॉल बैंड डिस्क है, ये तुम जब लैब में आओगे तो ये तुम्हें दिखाया जाएगा, और बस इस बार जब तुम लैब में आओगे ना तो ये तुम्हें दिखाया जाएगा। इसमें देखो दो, यहाँ से हम लोग यहाँ पे तुम्हें आईज रखते हैं, दो तुम्हें ऐसे होल बने हुए हैं, एक तरफ तुम्हारा कंट्रोल रहता है ना, और यहाँ से इसको हम लोग मूव करते हैं, एक व्हील जैसा एक स्ट्रक्चर है, जिससे कि तुम यहाँ पे सैंपल, जो दूसरा सैंपल है इसमें 2 होल होते हैं, एक में मतलब कंट्रोल का टेस्ट ट्यूब डाला जाता है, दूसरे में तुम्हारा सैंपल का टेस्ट डाला जाता है, सैंपल डाला जाता है, ठीक है। अब क्या किया, तुम्हारा नॉर्मल जो कंट्रोल, नॉर्मल जो पानी का टेस्ट है ना, पानी का जो कलर है, उससे ये मतलब जब तुम ऐसे मूव करोगे, जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुमने जो सैंपल डाला हुआ है उसका कलर कैसा है, ये ऐसे घुमा घुमा के उसको हमें कोरिलेट करना पड़ता है ना। तो इसमें कई कलर है, जैसे इसमें तुम्हारा जैसे दिखा रहा है ना, यहाँ पे दिखाइए कि जो रेसाजुरिन है ना, उसका नॉर्मल जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है, और जैसे जैसे इसका क्वालिटी, मिल्क का क्वालिटी जो है वो घटता चला जा रहा है, मतलब कि रिड्यूसिंग स्टेज जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ रहा है, इसका कलर जो है वो देखो चेंज हो रहा है, ब्लू
ब्लू से तुम्हारा उससे थोड़ा लाइट जाओगे तो क्या बोलते हैं, लीला बोलते हैं, फिर मॉव बोलते हैं, फिर पिंक मॉव, फिर मॉव पिंक बोलेंगे, फिर पिंक, एंड फाइनली क्या होता है वो व्हाइट होता है। नॉर्मली इसमें भी मतलब अगर बहुत ज्यादा लोड रहा तो ये वाईटीसी होता है एज एमबीआरटी टेस्ट, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्क से तुम मतलब कि थोड़ा सा उसको और एकदम फाइन जो है वो तुम डाल सकते हो, राइट। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा तुम्हारा टाइम लग रहा है, कम टाइम लगता है, ये अगर एडवांटेज ओवर एमबीआरटी अगर ऐसा जमीन की बात करोगे तो इसमें तुम्हारा टाइम कम है ना। तो अगर तुम्हारा मिल्क का कंडीशन ब्लू आ रहा है वो ऑब्वियसली वो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी का है ना, उसमें किसी तरह का कोई नहीं है ना। और इसमें जो काउंट है, इसमें नंबरिंग है, अगर काउंट तुम्हारा 4 से एबव आता है तो दैट मिल्क इज गुड क्वालिटी, है ना। दूसरा जो है, अगर मान लिया कि तुम्हारा नीला खाता है मतलब हल्का ब्लूइश एंड पर्पल के बीच में कुछ कलर आता है, इसका मतलब कि वो वेरी गुड है ना। और वो मिल्क जो है वो तुम्हारा फेयर कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि उसका जो तुम देखोगे कि लगभग 3.5 से बीच में उसका जो इसका जो नंबर है वो आ रहा है, एंड दैट मिल्क इज वेरी गुड, है ना। यहाँ पिंक मूव तक तुम मतलब वो कलर जो होगा उसको तुम लोग यहाँ पे फेयर करो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो 6 से 5, 4, 3, 2, है ना। तो इसके बीच में तो तुम्हारा कलर ग्रेडेशन है, ये तुम्हारा फेयर है ना। फेयर तक देखो लगभग मतलब 3 से लेके मतलब 5 से लेके 3 के नीचे जो भी आ रहा है वो तुम्हारा फेयर कंडीशन में आएगा। अगर तुम्हारा मिल्क जो है वो का मतलब जो रिस्क नंबर है ना, वो 1 और या उससे नीचे आने लगेगा तो इसका मतलब कि तुम्हारा पुअर क्वालिटी का है। तो ये तुम्हारा रेसाजिडिन टेस्ट है ना। और जब तुम लैब में आओगे तो ये तुम्हें टेस्ट और ये तुम्हारा जो डिस्क है उसको दिखाया जाएगा, नॉर्मल पानी से ही हम लोग दिखा देंगे तुम्हें, कलर का ये करके नॉर्मल मिल्क लेके और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हम लोग उसी से तुम्हें दिखा देंगे, है ना। तो इस ये जो तुम्हारा जो टेस्ट है इसको है क्वालिटेटिव टेस्ट, और इसमें तुम्हारा क्या नंबर, जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया तुम्हारा लोड बढ़ा उतना तुम्हारा टाइम कम लगेगा रिडक्शन के लिए। जो डाई का रिडक्शन या डाई का जो कलर चेंज है वो तुम्हारा रिडक्शन जो होगा वो उसका उतना फास्टर होगा। अगर तुम्हारा रिडक्शन टाइम ज्यादा लग रहा है दैट मींस कि तुम्हारा मिल्क का जो क्वालिटी है वो सही। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ मिल्क एंड द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ। और यही तुम्हारा सिलेबस का जो लास्ट है इसमें इसको हम लोग प्लेटफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब इसका तुम लोग क्विक एक्सेसन कर सकते हो माइक्रोवेल लोड का और क्वालिटी ऑफ मिल्क का, है ना। लेकिन जो एसपीसी एंड जो पोर प्लेट मेथड है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। सो अब तुम अपना जो मैनुअल होगा उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में तुम लोग उसमें लिखा, ठीक है। तो कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो इंटरेक्शन करते हैं, है ना। चलो कुछ पूछना है, सोए मत रहो तुम लोग। अगर आवाज नहीं है किसी का तो सबका एब्सेंट लगा देंगे, याद रखना तुम लोग। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। क्या नो मैम, नो मैम। मैम ये डाई का जो नंबर है प्रेजेंट मैम। वो अलग है तो पहले से। व्हाट अबाउट टेस्ट, तुम लोग बोले थे ना टेस्ट दोगे। यस मैम। यस मैम। मैम ले लीजिए मैम ऑनलाइन। गूगल फॉर्म पे जैसे पहले क्विज लेते थे वैसे कर गूगल फॉर्म सकते पे हैं। ऑब्जेक्टिव भी हो पाएगा ना, ऑब्जेक्टिव हो पाएगा। तो मैम आप हम लोग को पीडीएफ में क्वेश्चन भेज दीजिए और टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए और हम लोग लिख के आंसर सबमिट करेंगे, ये मैम कर आज सकते नहीं। हैं। आज नहीं तो कल, कल यस मैम। सेकेंड सैटरडे कहीं छुट्टी भी रहे। कल काउंसलिंग भी है ना, कल मुश्किल तो होगा। मैम संडे को करते हैं। संडे को भी काउंसलिंग है, 8, 9, 10 तीनों दिन। मंडे को हम अगर टेस्ट लेंगे तो पूरा जूम पे वीडियो के साथ लेंगे, ये भी तय है। ओके यस मैम, मंडे को मैम। क्योंकि ये मार्क्स का तुम्हारा इवैल्यूएशन नहीं है, तुम्हारा सेल्फ इवैल्यूएशन, तो इसमें हम किसी तरह का कोई चोरी नहीं चलने देंगे, ठीक है ना। यस ठीक है। मैम।
और मंडे, फिर ट्यूसडे को करते हैं। ट्यूसडे को किस तुम लोग का जो शेड्यूल होगा उससे थोड़ा सा हटके ही देना होगा ना। मॉर्निंग में। मॉर्निंग में टाइम यस मैम, मॉर्निंग में शेड्यूल खाली है। तुम लोग टाइम हमको व्हाट्सएप कर देना ग्रुप पे, मैम वी आर फ्री एट दिस टाइम, है ना। ओके तो मैम। हम डिसाइड करते हैं मंगलवार को, हो सकता है तो अगर गूगल फॉर्म पे भी ले सकते हैं और या तो पीडीएफ में बोलोगे तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं, बट दोनों ही कंडीशन में वीडियो, ठीक है ना। ठीक है ओके मैम, ओके मैम मैम। एक बात, असाइनमेंट बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ है। क्या मैम असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं मिला हुआ है? जिनको नहीं मिला हुआ है वो तुम लोग क्या करो, एक टेबुलर फॉर्म में बना के रोल नंबर के साथ एक ही जगह, ये नहीं कि मैम इतना रोल नंबर ये छूट गया, ऐसे नहीं, एक ही जगह सारा नाम करो। जो हमारा क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी ड्यूटी होगी कि जिनका छूटा हुआ है उसका एक टेबुलर फॉर्म में हमको करके व्हाट्सएप कर दे, हमको उनका असाइनमेंट लिख के हम वापस कर क्या कौन सा असाइनमेंट देना है, ठीक है। और तुम लोग का असाइनमेंट भी हम प्रेजेंटेशन करवाएंगे, हो सकता है अगर ऑनलाइन ही क्लास रहेगा तो हम जूम से प्रेजेंटेशन कराएंगे, क्योंकि अब क्लासेस खत्म है, अब तुम्हारी बारी है सारे रिवीजन की। ओके है? ओके मैम, ओके मैम। हाँ तो ठीक है। यस मैम। क्या हुआ है वो एक जगह हमको बना के व्हाट्सएप कर दो, वर्चुअल भी कर सकते पे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हम उसका असाइनमेंट लिख के और उसको वापस कर देंगे, और एग्जाम के बाद नेक्स्ट डेट से हम डिसाइड करेंगे कि किसका किसका असाइनमेंट एक दिन में, क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहता है तो एक दिन में आराम से 4, 5, 6 लोगों का असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 4, 5 स्लाइड, 2, 2, 3, 3 स्लाइड में भी उसको बस अपने असाइनमेंट को एक्सपेंड करना है तुम लोग, या ऐसे ही जूम में अगर ऑनलाइन रहा तो, बाकी तो क्लास रहा तो क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके डन। ओके यस मैम। मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा असाइनमेंट नहीं मिला है। घर में रहो, अच्छे से रहो, ठीक है, बाय। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मेरा असाइनमेंट नहीं मिला है। अभी तुमको क्या बोले, क्लास से बाहर थे? नहीं मैम, तबीयत खराब है मेरा, आ गए कोविड टेस्ट करवाने। ओ अच्छा ठीक है, तो मतलब उस कंडीशन में हो ना कि तुम लिख के दे सकते हो, लिख के दे दो बस। यस। ठीक है, चलो, हाँ।